हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक पर। जहां दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूं जनरल एग्रीकल्चर पार्ट 7। ठीक है, इससे पहले अगर मैं यहाँ पे बताऊं पार्ट 1 टू पार्ट 6 तक वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है। अगर दोस्तों आपने वो अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को जरूर देखें। यहाँ पे आपके जो फंडामेंटल्स एग्रीकल्चर के हैं वो बिल्कुल क्लियर करवाए जाएंगे। अगर दोस्तों आप यहाँ पे IBPS AFO की तैयारी कर रहे हो, RRB SO की कर रहे हो, नाबार्ड की कर रहे हो, यूपीएससी में अगर आपका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, ICR UG एंट्रांस एग्जाम की कर रहे हो और ICR PG एंट्रांस एग्जाम की कर रहे हो, आप JRF की कर रहे हो, MSc एंट्रांस एग्जाम की कर रहे हो। अगर दोस्तों आपने MSc करनी है एग्रीकल्चर में, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रांस एग्जाम होते हैं, तो अगर आप उसकी प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो MSc के एंट्रांस एग्जाम है वहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर का ही सिलेबस पूछा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे अगर हम जो क्लाइमेटिक कंसेप्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो एग्रो क्लाइमेटिक क्लाइमेट से हमारे पास कुछ डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ डाटा होता है। ठीक है, वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जितने भी एग्रीकल्चर के कम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनके लिए क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल जो डिस्कस किया जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्रीकल्चर के जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये रहने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पहला कंसेप्ट है, जो पहली डेफिनेशन है, वो है दोस्तों यहाँ पे एग्री क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। ठीक है, क्या है एग्री क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ध्यान से बिल्कुल समझना है कि यहाँ पे जो मैं यहाँ पे कहने वाला हूँ, जो कंसेप्ट है, आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे दिमाग में बिठाना है। जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो एग्रो क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग है वो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बताया गया है, इट वाज इनिशिएटेड इन 1988 बाय द प्लानिंग कमीशन अंडर द 7th 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब क्या है, जो हमारे 5 ईयर प्लान हुआ करते थे, ठीक है, पहले क्या हुआ करते थे, 5 ईयर क्या हुआ करते थे, प्लान हुआ करते थे। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, आजकल हमारे 5 ईयर प्लान नहीं हुआ करते हैं। आजकल क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है। क्या आ गया है, नीति आयोग आ गया है। ठीक है, तो अभी क्या आ गया, नीति आयोग आ गया है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन की जगह पे जो 7th 5 ईयर प्लान था, वहां पर 1988 में एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग का जो इंट्रोडक्शन था वह किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1988 में रीजनल प्लानिंग का इंट्रोडक्शन किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमने समझना है कि रीजनल प्लानिंग वॉज कम इनटू फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर्स फॉर बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। अब जो एग्रो प्लानिंग जो था, रीजनल प्लानिंग था, ये क्यों लाया गया, ठीक है, क्यों आया गया था। ठीक है, तो जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग जो था वह उस बेसिस पर लाया गया था, हमारे प्लान में वहाँ के जो एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारे प्लान में जो एग्रो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जो हमारे ग्रोथ है, ठीक है, वहाँ पे जो क्रॉप्स की हमारी ग्रोथ है वह बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हो सके, जो हमारी क्रॉप की जो ग्रोथ है यहाँ पे वो क्या हो सके, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हो सके। तो इसलिए रीजनल प्लानिंग आया था। ठीक है, किस लिए आया था, रीजनल प्लानिंग तभी आया था। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें, जो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है वो दोस्तों एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। अब यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्या होता है, आपको यहाँ पे ध्यान से बिल्कुल इसको समझना है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्या होता है। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया ऑफ होमोजेनिटी इन एग्रो कैरेक्टरिस्टिक्स such as rainfall, temperature, soil, topography, water resources and cropping system। अब क्या है, जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट जोन्स बनाए गए हैं। ठीक है, क्या बनाए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके जोन्स बनाए गए हैं। ठीक है, जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वह है, मतलब जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वह किस बेसिस पर बनाए गए हैं। ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बनाए गए हैं वो किस बेसिस पे बनाए गए हैं। ठीक है, वह बनाए गए हैं दोस्तों यहाँ पे किस बेसिस पे बनाए गए, होमोजेनिटी, किसके बेसिस पे बनाए गए, होमोजेनिटी के बेसिस पे बनाए गए हैं। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, सिमिलर होता है, जिसमें क्या होगा कि जैसे कि आपका क्या होगा, होमो का मतलब क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है, जिसमें सिमिलर एग्रो करेक्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें क्या होंगे, सिमिलर एग्रो करेक्टर्स होंगे, जैसे कि आपका रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, टोपोग्राफी हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गया, क्रॉपिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, अगर वहां पर सिमिलर हैं तो उन्हें एक जोन में रखा जाएगा। ठीक है, अगर ये चीजें वहां पे क्या है, सिमिलर है, उनको क्या रखा जाएगा, एक जोन में क्या रखा जाएगा, उनको रखा जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग इंडिया में 15 की बात करें, तो जो इंडिया में है 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग है, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ICR के अकॉर्डिंग बात करें तो ICR के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने हैं आपके,
आईसीआर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने 131 है, ठीक है, कितने हैं 131 यहाँ पे है, क्या है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे जो नेक्स्ट बात करेंगे वो है जो दी ट्रांसजेनेटिक प्लेन जोन्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे द नेक्स्ट एग्रो इकोलॉजिकल रीजन के बारे में, जहाँ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए, वही यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। जो यहाँ पे अदर है वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जो यहाँ पे है आपका जो एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है, अब एग्रो इकोलॉजिकल रीजन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इज द लैंड यूनिट कट आउट ऑफ एग्रो क्लाइमेटिक रीजन when superimposed on land form and the kind of soils and soil conditions that act as modifier to climate and length of growing periods। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपके क्या है एग्रो क्लाइमेटिक रीजन से एक छोटा सा लैंड कट कर दिया जाए, ठीक है। एक क्या है, एक एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, एक छोटा सा लैंड कट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या कर दिया जाएगा, छोटा सा लैंड कट कर दिया जाएगा। एक ऐसा जो लैंड है उसे कट कर लिया गया एग्रो इकोलॉजिकल रीजन पे, ताकि उसमें जो सॉयल और सॉयल की कंडीशन है वह एज ए मॉडिफायर एक्ट करे क्लाइमेट को बदलने के लिए, और जो आपका ग्रोइंग पीरियड है क्रॉप का उसको बदलने के लिए, ठीक है। जो वहाँ पे जो कट किया गया है, जो आपकी जो सॉयल यहाँ पे कट कर दी गई है, ठीक है, जो आपको मैंने बताया कि लैंड कुछ कट कर दी जाएगी, ठीक है। तो उसको जो कट किया गया है, ठीक है, तो ताकि हमें पता चले कि जो सॉयल की जो कंडीशन है वो एज ए मॉडिफायर एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको मैंने यहाँ पे बताया कि जो सॉयल कंडीशन है वह एज ए मॉडिफायर एक्ट करे क्लाइमेट को बदलने के लिए, क्या करे, क्लाइमेट को बदलने के लिए, और ग्रोइंग पीरियड को, क्रॉप की ग्रोइंग पीरियड को बदलने के लिए एज ए मॉडिफायर काम कर रही है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा एरिया कट कर लिया जाता है। अगर वो एज ए मॉडिफायर काम करे तो इसलिए क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा एरिया यहाँ पे कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो उससे जो है जो सॉयल कंडीशन का देखा जाता है कि वह एज ए मॉडिफायर एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। इसको कट क्यों किया जाता है, ताकि वहाँ पे जो सॉइल कंडीशन है, ठीक है, जो सॉइल कंडीशन है वहाँ पे देखा जाता है कि वो एज ए मॉडिफायर काम एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है, तब उसको कट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये होगी एग्रो इकोलॉजिकल रीजन की बात, उसे हम क्या बोलेंगे, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे आपका जो डाउट्स है, जो भी कंसेप्ट है वो यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे ड्रॉट की। अब हमारा ड्रॉट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है ड्रॉट क्या होता है। एज ए सिचुएशन अकरिंग इन एनी एरिया in a year when annual rainfall is less than 75% of normal in is known as drought। अब ड्रॉट क्या है, अब जब 75% से जो एवरेज हमारी रेनफॉल है, मतलब कि 75% से अगर रेनफॉल कम हो उससे ड्रॉट बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उससे ड्रॉट बोला जाता है, ठीक है। जिस एरिया में 75% से एनुअल रेनफॉल कम होती हो तो उस एरिया को हम क्या घोषित करेंगे, वहाँ पे ड्रॉट बोलेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, हमारा ड्रॉट की वहाँ पे कंडीशन होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम देने when deficiency of rainfall is above 50% of normal called severe ड्रॉट। अब क्या है, अगर रेनफॉल की डेफिशिएंसी 50% से ऊपर चली जाए तो सेवर ड्रॉट बोला जाता है, यानी कि भयानक वाला ड्रॉट वहाँ पे बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है, भयानक वाला ड्रॉट बोला जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करें सॉइल मॉइस्चर सॉइल एबिलिटी इंडेक्स की बात करें तो इसके बारे में पार्ट 6 पे यहाँ पे जो जनरल एग्रीकल्चर का पार्ट 6 है वहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो सो प्लीज़ आप जरूर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इवेपो ट्रांसपिरेशन के बारे में, ठीक है। अब इवेपो ट्रांसपिरेशन हमारा क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है। सॉयल मॉइस्चर इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इज इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। अबाउट 60 to 70% ऑफ द रेनफॉल इज लॉस्ट थ्रू इवेपोरेशन। अब क्या है कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो है, सॉयल मॉइस्चर जो है वह बहुत ही लिमिटेड फैक्टर है, ठीक है। 60 to 70% जो रेनफॉल है वह इवेपोरेशन के कारण लॉस्ट हो जाती है। तो क्या होगा, जो 60 to 70% जो यहाँ पे जो आपकी रेनफॉल है वो इवेपोरेशन के कारण क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, ठीक है। जो भी रेनफॉल पड़ती है वो सॉयल में से
सनरेज के साथ इवेपोरेट हो जाती है। प्लांट्स के जो लीव्स हैं, ठीक है, वहाँ से वाटर इवेपोरेट होता है, उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसपिरेशन बोला जाता है। ठीक है, जो हमारे जो प्लांट्स के जो सरफेस है, ठीक है, उससे जो वाटर हमारा इवेपोरेट होगा उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। और जो सॉइल के सरफेस से जो हमारा वाटर इवेपोरेट होगा, ठीक है, जो सॉइल के सरफेस से हमारा वाटर इवेपोरेट होता है उसे क्या बोलते हैं, हम इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, इवेपोर ट्रांसपिरेशन बनता है। क्या बनता है, इवेपोर ट्रांसपिरेशन बनता है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो मेन यहाँ पे बात है, अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम इवेपोर ट्रांसपिरेशन को कम कर सकते हैं। ठीक है, हम मल्चिंग कर सकते हैं, ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट्स का यूज कर सकते हैं और विंड ब्रेक्स यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, जो हमारा इवेपोर ट्रांसपिरेशन है वो यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंटी ट्रांसपेरेंट के बारे में कि एंटी ट्रांसपेरेंट हमारे क्या होंगे। अगर हम एंटी ट्रांसपेरेंट का यहाँ पे यूज करते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो हमारा इवेपोर ट्रांसपिरेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब एंटी ट्रांसपेरेंट होता क्या है, मटीरियल्स आर अप्लाइड टू प्लांट सरफेस टू रिड्यूस ट्रांसपेरेंट फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया है, एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं कि जो प्लांट के लीव्स होंगे वहाँ से जो इवेपोरेट होगा वाटर का इवेपोरेशन होगा वाटर का, उसे ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। ठीक है, अगर लीव्स पर ही हम कुछ लगा देंगे, ठीक है, अगर हम लीव्स पर क्या करेंगे, कुछ लगा देते हैं, जैसे लीव्स यहाँ पे मैंने कुछ लगा दिया, ठीक है, लीव्स पे कुछ लगा देते हैं, ठीक है, तो लगा देते हैं ऐसा मटेरियल लीव्स पर लगा देंगे कि इवेपोरेशन प्लांट से ना हो पाए। ठीक है, जो हमारा पानी है वो इवेपोरेट ना हो पाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंटी ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। अब जो हमारा एंटी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। जो एंटी ट्रांसपेरेंट है ये रिड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, इसके बाद जो एंटी ट्रांसपेरेंट है ये मेनली क्या होता है, 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो पहला टाइप है यहाँ पे है वो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। क्या है, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप। अब स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप क्या होता है, दे रिड्यूस वाटर लॉस थ्रो क्लोजिंग स्टोमेटा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, जो वाटर है वह स्टोमेटा के थ्रो इवेपोरेट होता है। ठीक है, क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रो क्या होता है, इवेपोरेट होता है। अगर स्टोमेटा को हम बंद कर देते हैं, ठीक है, अगर जो हमारा वाटर जो हमारा लीव्स है उसमें क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, अगर वो हम स्टोमेटा को बंद कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, ट्रांसपिरेशन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमारा क्या होगा, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये भी क्या हमारा एंटी ट्रांसपेरेंट है। इसके बारे में दूसरा जो है फिल्म फॉर्मिंग है। क्या है, फिल्म फॉर्मिंग। अब फिल्म फॉर्मिंग क्या होता है, जो लीव्स हैं, ठीक है, क्या है हमारे पास लीव्स हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थिन फिल्म बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे थिन फिल्म बना देंगे। ठीक है, जो क्या करेगी हमारा, क्या करेगी, वो एज ए बैरियर वो काम करेगी। क्या करेगी, एज ए बैरियर वो काम करेंगी। ठीक है, जो थिन फिल्म है वो क्या करेगी, एज ए बैरियर यहाँ पे काम करेगी। तो यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल भी आपको बताता हूँ। इसके जो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं वो है दोस्तों, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मोवी लीफ है, ठीक है, और क्या है, मोवी लीफ है, और आपका यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, ऑयल्स हैं। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको विजुलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कट हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा ऑयल्स है, बैक्सीज है, सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, फिल्म फॉर्मिंग। क्या ये हमारे बैरियर हैं। ठीक है, अगर हम ऑयल्स का यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि जो अगर हम ऑयल्स लगा देंगे तो स्टोमेटा से जो वाटर इवेपोरेट होता है वो नहीं होगा। ठीक है, ऑयल्स लगा के इवेपोरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे देन नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, देन नेक्स्ट जो हमारा एंटी ट्रांसपेरेंट है वो दोस्तों रिफ्लेक्टिंग टाइप। क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप। जो यहाँ पे हमारा क्या है, थर्ड नंबर पे क्या है हमारा, यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे यहाँ पे हमारा वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग टाइप। REFLECTING, रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, दीज केमिकल्स रिफ्लेक्ट द रेडिएशन एंड रिड्यूस लीफ टेम्परेचर। अब क्या होगा, अगर हम कुछ ऐसा कर दें जो रेडिएशन आएंगी वह रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, और हमारी लीफ का जो टेम्परेचर है वह कम रहेगा। ठीक है, देखो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होने की वजह से इवेपोर ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। ठीक है, जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया काओलिन, जो है यहाँ पे जो काओलिन है एंटी ट्रांसपेरेंट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट है काओलिन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है एंटी ट्रांसपेरेंट वो दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ रिटारेंट। ठीक है, क्या है, ग्रोथ रिटारेंट। अब दीज केमिकल्स रिड्यूस शूट ग्रोथ एंड इंक्रीज रूट ग्रोथ एंड दस एनेबल द प्लांट्स टू रेजिस्ट थ्रो। ठीक है, अब क्या है, अगर हम रूट की ग्रोथ को बढ़ा देंगे, ठीक है, शूट की ग्रोथ को कम कर देंगे। अगर हम जो रूट की ग्रोथ है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, शूट की ग्रोथ को हम कम कर देंगे। ठीक है, रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, तो क्या होगा कि हमारा जो ड्रॉट है, ठीक है, ड्रॉट मतलब जो हमारा ड्रॉट है, ड्रॉट वो क्या करता है, ड्रॉट को रेजिस्ट करता है। क्या करता है, वो ड्रॉट को रेजिस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, दे ऑल्सो इंड्यूस स्टोमेटा क्लोजिंग, एग्जाम्पल साइकोसिल, CCC। ठीक है, यह स्टोमेटा को भी क्लोज करते हैं जैसे कि हमारा साइकोसिल है। ठीक है,
इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा देन नेक्स्ट है जो विंड ब्रेक्स एंड शेल्टर बेल्ट्स है, ठीक है। अब क्या है, विंड ब्रेक्स एंड क्या है, शेल्टर बेल्ट्स है, ठीक है। अब क्या है कि अगर हम विंड ब्रेक्स और शेल्टर बेल्ट्स लगा दें तो भी हम इवेपोट्रांसपिरेशन को रोक सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, विंड ब्रेक्स आर सच स्ट्रक्चर्स विच ब्रेक द विंड फ्लो एंड रिड्यूस विंड स्पीड, ठीक है। अब क्या है, विंड ब्रेक्स जो हैं ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि विंड के फ्लो को रिड्यूस करते हैं और हमारे जो विंड की स्पीड है वह कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि क्या होगा कि यहाँ पे दिया गया है, व्हाइल शेल्टर बेल्ट्स आर रोज इन ट्रीज और श्रब्स प्लांटेड अक्रॉस द विंड डायरेक्शन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप अगेंस्ट विंड। अब क्या है, जैसे कि यह हमारा क्या है, फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये क्या है हमारा फील्ड है, ठीक है। ये क्या हमारा फील्ड है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, कुछ ट्रीज हम लगाएंगे, ठीक है। कुछ ट्रीज हम यहाँ पे लगाएंगे, कुछ क्या लगाएंगे, या तो हम ट्रीज लगाएंगे या तो हम श्रब्स ये लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रीज लगाएंगे या फिर श्रब्स की पूरी लाइंस लगा देंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी क्रॉप को विंड से कोई डैमेज नहीं होगा, ठीक है। फील्ड में क्या करेंगे हम, इसमें लाइन में क्या लगाएंगे, या तो ट्रीज लगाएंगे श्रब्स लगाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि विंड से डैमेज नहीं होगा हमारी क्रॉप में। उसको क्या बोलेंगे हम, शेल्टर बेल्ट्स उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, शेल्टर बेल्ट्स उसको बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर आप बात करें दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री है, ठीक है। जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो क्या होता है, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री इज ए सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट system which increases the use of land, combines the production of crops, fruits, forest, plants and animals. It also known as tree crop planting system. आई होप आपको यहाँ पे समझ भी आ गया होगा। अब एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, एक जो लैंड है, ठीक है, हमारे क्या है, एक लैंड है, ठीक है। एक जो लैंड है हमारी, मतलब मान लो हमारे पास एक लैंड है, ठीक है। उस पर हम क्या करेंगे, क्रॉप लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे क्रॉप लगाएंगे, ठीक है। तो हमें उतना बेनिफिट नहीं होगा अगर हम यहाँ पे एक लैंड हमारे पास है उसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप लगाते हैं, ठीक है। उससे उससे क्या होगा कि हमें उतना बेनिफिट नहीं होगा। बट अगर हम उसके साथ क्रॉप के साथ वहाँ पे फॉरेस्ट प्लांट भी लगाएं, ठीक है। अगर हम फॉरेस्ट प्लांट लगाएं वहाँ पे, फ्रूट प्लांट क्रॉप्स वहाँ पे लगाएं, ठीक है। और हम क्या करें कि एनिमल्स भी वहाँ पे कुछ रख लें, ठीक है। यानी कि काफ़ी सारे का क्या करें हम, एंटरप्राइजेस का हम यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारी इनकम है वह भी ज़्यादा आने लगेगी और हमारी जो लैंड का यूज़ भी क्या होगा, पूरी तरह से होने लगेगा, ठीक है। तो जो हमारी लैंड है उसका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन होगा, तो हमें क्या होगा कि इनकम हमें ज़्यादा से ज़्यादा आने लगेगी, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, एग्रो फॉरेस्ट्री बोलेंगे, यानी कि उसमें क्या क्या करेंगे हम, एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या आता है हमारा, क्रॉप भी आती है और उसके साथ साथ क्या करेंगे हम, फॉरेस्ट भी लगाते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, एग्रो फॉरेस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, कुछ यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री के कंपोनेंट्स भी हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्रो फॉरेस्ट्री कंपोनेंट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कंपोनेंट है एग्री सिल्वीकल्चर, ठीक है। द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स अलोंग विद द फॉरेस्ट क्रॉप्स इज नॉन एज एग्री सिल्वीकल्चर। अब क्या है यहाँ पे कि अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है एग्री सिल्वीकल्चर क्या होता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ हम फॉरेस्ट क्रॉप भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ, जो एग्रीकल्चर हमारी क्रॉप है, ठीक है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट क्रॉप भी हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं हम, फॉरेस्ट क्रॉप भी हम लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एग्री सिल्वीकल्चर बोला जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर क्रॉप प्लस फॉरेस्ट क्रॉप, उससे क्या बोलेंगे हम, एग्री सिल्वीकल्चर बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है सिल्वो पास्टोरल सिस्टम, ठीक है। फॉरेस्ट आर मैनेज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वुड एज वेल एज द rearing of domesticated animals, silviculture प्लस पास्चर मैनेजमेंट। अब और साइल्वो पास्टरल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब पास्टरल का मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है। क्या होता है पास्टरल का मतलब, क्या होता है हमारा, एनिमल्स, क्या होता है, एनिमल्स, ठीक है। क्या होता है, एनिमल्स होता है, ठीक है। अब क्या है कि अब जो सिल्वो का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट ट्रीज, ठीक है। सिल्वो का मतलब क्या होगा हमारा, फॉरेस्ट क्या होगा, ट्रीज, ठीक है। क्या होगा, फॉरेस्ट ट्रीज होता है, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, फॉरेस्ट ट्रीज जो हम लगाएंगे वुड के लिए, ठीक है, क्या लगाएंगे, जो हम फॉरेस्ट ट्रीज हम लगाते हैं वो लगाते हैं वुड के लिए, लकड़ी के लिए लगाएंगे। और हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल भी रखते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं हम, डोमेस्टिकेटेड एनिमल भी रखते हैं। अगर हमें क्रॉप नहीं लगानी तो हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट ट्री लगा देंगे और उसके साथ हम एनिमल्स भी रख लेंगे। उससे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे उसे, सिल्वो पास्टोरल सिस्टम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिल्वो पास्टोरल सिस्टम उसको हम बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, तो नेक्स्ट यहाँ पे कंपोनेंट है एग्रो फॉरेस्ट्री का, वो है दोस्तों यहाँ पे एग्रो सिल्वो पास्टोरल सिस्टम। क्या है, एग्रो सिल्वो पास्टोरल सिस्टम है, ठीक है। अब हम इसमें अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी यहाँ पे हम लगाएंगे, फॉरेस्ट क्रॉप यहाँ पे लगाएंगे और पास्चर मैनेजमेंट भी यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एग्रीकल्चर क्रॉप भी लगाएंगे, ठीक है, फॉरेस्ट भी लगाएंगे, ठीक है, क्रॉप लगाएंगे और पास्टोरल मतलब एनिमल्स भी यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एग्रो सिल्वो पास्टोरल सिस्टम। आप यहाँ पे
इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि एग्रो का मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप, सिल्बो का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि आपका क्या होगा, यहाँ फॉरेस्ट क्रॉप होगा, और पास्टोरल का मतलब क्या होगा, एनिमल होगा। ठीक है, इससे भी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, याद रख सकते हो। जो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है वो क्या है, एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम। एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम, अब इसमें क्या होगा कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एंड सिल्वीकल्चर क्रॉप हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, और वो सिल्वीकल्चर क्या होता है, सिल्वीकल्चर हमारा होता है, ठीक है, क्या होता है, फॉरेस्ट ट्रीज, क्या होता है, फॉरेस्ट ट्रीज, सॉरी, यहाँ पे स्लाइड कुछ और ही आ गई थी। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या करेंगे हम कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी लगाएंगे और हॉर्टिकल्चर और सिल्वीकल्चर भी यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एग्रीकल्चर भी लगा रहे हैं, क्रॉप्स लगा रहे हैं, हॉर्टिकल्चर भी लगा रहे हैं और सिल्वीकल्चर भी लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स आपको पता है, हॉर्टिकल्चर का मतलब कि वहाँ पे वेजिटेबल क्रॉप्स लगाएंगे, हम फ्रूट क्रॉप लगाएंगे। ठीक है, वहाँ पे हम आपके ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाएंगे, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स लगाएंगे। ठीक है, ये क्या आते हैं, हॉर्टिकल्चर में आते हैं। ठीक है, और फ्लावर लगाएंगे। ठीक है, ये क्या आते हैं, हमारे हॉर्टिकल्चर में आएंगे। और क्या करेंगे हम वहाँ पे, सिल्वीकल्चर भी लगाएंगे। सिल्वी का मतलब क्या, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। ठीक है, सिल्वी का मतलब यहाँ पे क्या है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, सिल्वीकल्चर मतलब जो है कि हमारे जो फॉरेस्ट ट्रीज हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो दोस्तों, वो हमारा है यहाँ पे क्या है, हमारा एग्री सिल्वी एग्री एक्वाकल्चर सिस्टम। यहाँ पे आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या है, एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम, जो ई टाइप यहाँ पे सबसे नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसमें हमारा क्या होगा, जनरली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसमें क्या होगा कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स होंगी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे आपको मिसप्रिंट हो रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर होगी, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर क्रॉप लगाएंगे, प्लस क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, इसके साथ प्लस हम यहाँ पे लगाएंगे फॉरेस्ट क्रॉप लगाएंगे। ठीक है, फॉरेस्ट क्रॉप यहाँ पे लगाएंगे, और प्लस क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो एक्वाकल्चर का मतलब क्या होता है, प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिश, यहाँ पे फिश प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फिश प्रोडक्शन यानी कि मछली पालन भी यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, जो हमारा क्या है, एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम है, इसमें क्या करेंगे हम, एग्रीकल्चर क्रॉप्स लगाएंगे, फॉरेस्ट क्रॉप्स लगाएंगे और फिश प्रोडक्शन यहाँ पे हम करेंगे। क्या करेंगे, फिश प्रोडक्शन यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है, इसमें जो आपको लास्ट में यहाँ पे विजुअलाइज नहीं हो रहा था, आपका एग्रीकल्चर क्रॉप्स होगी, फॉरेस्ट क्रॉप होगी और फिश प्रोडक्शन होगी, किस में होगी, एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आज का कंसेप्ट थे वो इतने ही थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसके जो पीडीएफ हैं, ठीक है, जो इसके पीडीएफ हैं ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो जो टेलीग्राम चैनल है वह दोस्तों यहाँ पे इंस्पायरिंग एग्रीकॉन टेक के नाम से ही है। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जो लिंक दिया है वहाँ पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहीं पे आपको ये पीडीएफ मिलेगा। तो अगर दोस्तों आपका कोई डाउट्स हो, कोई भी आपका कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं वहाँ पे जरूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और इसी के साथ दोस्तों आगे होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।